अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मॉड्यूल नंबर 106 स्टार्ट करेंगे। MTS 642 का टॉपिक है। यहाँ पे हम नॉन डिमेंशनलाइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आपने याद रखनी पड़ेंगी खुद से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर है, उसके बाद फ्राउड नंबर है, आलस नंबर है, और ये एक और नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाउट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रो इन्वॉल्व हो रही है, डेंसिटी आपके पास इन्वॉल्व हो रही है, उसके बाद वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, लेंथ ऑब्जेक्ट की आपके पास लेंथ होगी, उसके बाद म्यू आपके पास इसकी विस्कोसिटी होगी फ्लूइड की। तो जस्ट यही टर्म्स आपके पास इस्तेमाल हो रही हैं। तो इनके हिसाब से आपने ये चार इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक और टर्म जहाँ पे आप पी नॉट माइनस पी इन्फिनिटी इस्तेमाल हो रही है। तो ये आपके पास प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा वो आपके पास पी नॉट माइनस पी इन्फिनिटी होगा। उसके बाद नॉन डिमेंशनलाइज ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ फ्लूइड्स प्रोड्यूस 4 डायमेंशनल पैरामीटर द रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये वो चीज़ लिखेगी, ये आपके पास 4 किस्म के नंबर्स आपको वो ये नॉन डिमेंशनलाइज में यूज़ होते हैं। तो ये आपने याद रखने होंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 107 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी 1 है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरिटी 2 है मॉड्यूल नंबर 108 में। इन द मोस्ट एक्सपीरियंस टू सेव टाइम एंड मनी टेस्ट आज परफॉर्म ज्योमेट्रिकली स्केल्ड। तो वही बात है कि जो कि हम पिछले मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उनका एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं और उसके ऊपर ही सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको हम मॉडल कहते हैं और उस मॉडल को अब हम मज़ीद आने वाले मॉड्यूल में उसको मॉडल ओरिजिनल चीज़ को हम प्रोटोटाइप बोलेंगे। ठीक है, जो हम बनाएंगे ना छोटा सा मॉडल उसको मॉडल बोलेंगे, ओरिजिनल चीज़ को हम प्रोटोटाइप बोलेंगे। In such cases, care must be taken to proportionate scale to result। तो स्केल के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी कि जितना बड़ी चीज़ होगी उस हिसाब से स्केलिंग करके उतनी ही आपने मॉडल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 3-4 टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, 3 प्राइमरी पर्पज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के आपके पास 3 बुनियादी मकासद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास नंबर 1 क्या चीज़ है, टू जनरेट नॉन डायमेंशनल पैरामीटर दैट हेल्प्स इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आप नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बना देते हैं जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, और उनकी मदद से आप रिजल्ट देखते हैं। नंबर 2 क्या चीज़ है, टू ऑब्टेन द स्केलिंग लॉ। स्केलिंग लॉ आपके पास आ जाते हैं कि वो आपके पास जो प्रोटोटाइप ओरिजिनल चीज़ होती है ना उसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद आप प्रेडिकेट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आप बना सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास है टू समटाइम्स प्रेडिक्ट टेंस द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर के बाद दरमियान आप रिलेशनशिप बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लंबाई है कितनी चौड़ाई है। तो उसके साथ अब छोटा सा मॉडल बन गया, अब छोटे से मॉडल की मदद से इनके दरमियान आप रिलेशनशिप आसानी से बता सकते हैं। तो ये इसके 3 मकासद होते हैं। इन जनरल सी चीज़ है कि नॉन डायमेंशनल हम किसी भी इक्वेशन को क्यों करते हैं। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन है कि आप प्रोटोटाइप मॉडल से जब आप एक मॉडल बनाएंगे छोटा मॉडल, तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन 3 है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनामिक सिमिलरिटी। ठीक है, तो इन तीनों को बारी बारी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या चीज़ होती है, काइनेमेटिक और डायनामिक। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि आप जो प्रोटोटाइप की मदद से आपके पास मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास सम कांस्टेंट स्केल फैक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई आपके पास 1000 मीटर है। ठीक है, और आप उसको कह रहे हैं कि आपने 10 मीटर ले लिया अपने मॉडल में। चौड़ाई आपके पास अगर है 200 मीटर है तो आप उसको लेंगे 2 मीटर। इस तरह ऊंचाई अगर आपके पास 100 मीटर है तो आप उसको 1 मीटर लेंगे। ठीक है, तो ये एक स्केल कांस्टेंट होने चाहिए कि इस हिसाब से हम छोटी चीज़ें उनको करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक सिमिलरिटी। और उसके बाद काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या चीज़ होती है। काइनेमेटिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि विच मीन्स दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन द मॉडल फ्लो मस्ट बी प्रोपोर्शनेट
टू द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन प्रोटोटाइप फ्लो। क्या आपके पास उस मॉडल की, जो आप छोटा सा मॉडल बना रहे हैं और जो बड़ी चीज़ बनेगी प्रोटोटाइप फ्लो के दौरान, तो उनके दरमियान जो वेलोसिटी होगी ना वो आपके पास प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इनकी एक जैसी वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डायनामिक सिमिलरिटी क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास उस छोटे बड़े जो चीज़ आप बनाएंगे ना प्रोटोटाइप, तो उस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस साइड से लगेंगी, आप छोटा जो मॉडल बनाएंगे उस भी आपके पास सेम वही फोर्सेस आप अप्लाई करके तभी आप सही तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक सिमिलरिटी। तो ये 3 किस्म की सिमिलरिटी आपके पास उस मॉडल में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मजीद डिस्कस किया गया है कि आपके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, या आपके पास ओरिजिनल बिल्डिंग है या आपने उनके छोटे से मॉडल बना लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इस बिल्डिंग पे ये वाली फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वाली और ये वाली फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इनको आप देखेंगे इतनी ज़्यादा ही फोर्स आप नहीं अप्लाई करेंगे। आपने छोटा मॉडल बनाया है तो उस हिसाब से आप फोर्सेस भी छोटी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे आपके साथ ये छोटा सा पी इस्तेमाल होगा ना, वी पी का मतलब है कि प्रोटोटाइप में आपके पास जो वेलोसिटी है, वी एम का मतलब है कि मॉडल में आपके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है। एफ पी का मतलब है कि प्रोटोटाइप में आपके पास जो फोर्स है, एफ एम का मतलब है कि मॉडल में आपके पास जो फोर्स है। सिंपली आप याद रखें, जहाँ पे आपके पास सबस्क्रिप्ट में एम आ जाए तो मॉडल की बात है, जहाँ पे सबस्क्रिप्ट में पी आ जाए तो प्रोटोटाइप यानी ओरिजिनल चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद काइनेमेटिक सिमिलरिटी इज अचीव व्हेन ऑल लोकेशन एंड स्पीड। तो ये सारी आपके पास एक जैसी होनी चाहिए, तब भी आप ये मॉडल बना सकते हैं। तो इस एक जैसे करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास पाई, कैपिटल पाई यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। स्मॉल पाई हमारे पास ये चीज़ होती है, लेकिन अब यहाँ पे हम कैपिटल पाई ये वाली यूज़ करेंगे। तो इस कैपिटल पाई का मतलब क्या है कि हम सारे जो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं ना, उनका हम प्रोटोटाइप में और मॉडल में एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे। ये पाई आपके पास डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो क्या कह रहा है कि द पैरामीटर पाई वन इन जनरल फंक्शन ऑफ सर्वल पाई वन, आपके पास ये जो चीज़ है ये आपके पास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पाई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल की मदद से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपके पास इतनी बड़ी आपने कार बनानी है और उसका एक छोटा सा मॉडल हमने ये वाला बना लिया है। अब यहाँ पे देखें, हमने वेलोसिटी इसकी वी पी ली है, ठीक है। और इसके बाद विस्कोसिटी इसके ऊपर जो अप्लाई होनी है और डेंसिटी इसके ऊपर जो अप्लाई होनी है एयर की, वो हमने म्यू पी और म्यू पी पी ली है, रो पी ली है। और जो मॉडल के ऊपर अप्लाई होनी है उनको हमने एम से डिनोट किया है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपके पास जो पाई 2m होनी चाहिए वो आपके पास पाई 2p के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पाई आपके पास कोई भी फैक्टर ले सकती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर 100 मीटर इसकी लंबाई है ना, तो आप ये ले लें कि आपके पास पाई 2 आपके पास है, सॉरी ये वाली पाई 2 अगर आपके पास इसकी वैल्यू है 100, तो पाई 1 की मैंने आपको बताया था कि आप 1 लेंगे, तो पाई 2p की आप इक्वल 1 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि पाई के दरमियान आपके पास 100 का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे 100 होगा वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, जहाँ पे 200 होगा वहाँ पे आप 2 लिखेंगे, जैसे जहाँ पे 1000 होगा वहाँ पे आप 10 लिखेंगे। तो ये इस पाई की मदद से हम डिफाइन करेंगे कि हम कितने स्केलिंग पैरामीटर जो हम स्केल जो यूज़ करेंगे उसको हम इस कैपिटल पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। बाकी वही रेनॉल्ड नंबर की इसने इक्वेशन लिखी है कि रेनॉल्ड नंबर आपके पास होता है VL डिवाइडेड बाय म्यू ओवर रो। तो यहाँ से रो को हम यहाँ से हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड ब्रैकेट में ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि हम रो म्यू डिवाइडेड बाय रो को हम इक्वल वी भी लिख सकते हैं। तो अगर वी इक्वल लिखें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। बाकी ये क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास मोस्ट कॉमन और वेल नोन हमारे पास डायमेंशनलाइज पैरामीटर के लिए यूज़ होने वाला पैरामीटर है। अब मॉड्यूल नंबर 109 में ये कह रहा है कि आपने एक प्रोटोटाइप हमारे पास आप एक कार है, उसका हमने एक मॉडल बनाना है, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में क्या कह रहा है कि आपके पास
सबसे पहले तो जब ये कार आपके पास अप्लाई होनी है ना, कार किसी भी सरफेस के किसी भी रोड के ऊपर जब वो मूव करेगी तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ड्रैग फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स होती है जो उस कार को पीछे की तरफ खींचती है। लेकिन अब देखिए जब फिजा में या सड़क के ऊपर जब वो कार मूव करेगी तब वो ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन अब आप छोटा सा मॉडल बना रहे हैं तो उस मॉडल में ड्रैग फोर्स अब कहाँ से लाएंगे? तो उस मॉडल की हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पे उस कार ने मूव करना है ना, अब यहाँ पे कार ने मूव करना है, ठीक है, तो इस सरफेस के नीचे हम एक बेल्ट बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेल्ट आ गया। ठीक है, तो अब बेल्ट देखें, बेल्ट की आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, ये बैक की तरफ डायरेक्शन होगी और कार इस तरफ डायरेक्शन मूव करेगी। ठीक है, तो जो ड्रैग फोर्स हमारे पास ओरिजिनल प्रोटोटाइप में इस्तेमाल होनी है उसी ड्रैग फोर्स के इक्वल हम इस बेल्ट की वेलोसिटी रखें जो कि इस कार को पीछे की तरफ खींचेगा, तो आपके पास ये ड्रैग फोर्स का किरदार अदा करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में इसने बताया कि आपके पास आपने कार तैयार करनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स कार जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और स्पीड उन्होंने कितनी करनी है, 50 मील फी घंटा के हिसाब से उसने स्पीड करनी है, जो कि टेम्परेचर जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे आपके पास 25 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो आपके पास जो मॉडल बना रहे हैं ना इंजीनियर, जहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास 1/5 उसका टेम्परेचर है 25 का, यानी कि वहाँ पे आपके पास 5 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ पे मॉडल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपके पास क्या है जी, आपके पास सबसे पहले जहाँ पे कार ने आपके पास जो प्रोटोटाइप है उसने जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री है और 25 डिग्री के लिए आपके पास रो की वैल्यू होती है ये और म्यू की वैल्यू आपके पास ये होती है। ठीक है, अब आप जहाँ पे मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आपके पास 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो 5 डिग्री टेम्परेचर के लिए आपके पास रो की वैल्यू भी आपके पास कम हो जाती है और म्यू की वैल्यू भी आपके पास कम हो जाती है। ठीक है, तो कितनी कम होगी, लाजमी बात है रो की वैल्यू कम होगी, म्यू की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो आपके जो मॉडल बना रहे हैं वो आपके पास ओरिजिनल चीज़ तो नहीं बनाएगा जो आपने प्रोटोटाइप बनाना है, उसकी ओरिजिनल करेक्टराइज तो आपको शो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। तो यहाँ पे सब सेक्रेट में पी है, इसका मतलब है कि ये आपके पास प्रोटोटाइप के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सब सेक्रेट में एम है, इसका मतलब ये आपके पास मॉडल के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप निकालेंगे मॉडल के लिए क्योंकि आपके पास तो अभी ये वाली कंडीशन है, तो आप इसके लिए यहाँ से निकाल लेंगे जो कि आपके पास वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू दोनों फार्मूले को कैलकुलेट करके यहाँ से आपके पास v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, v कौन सी वैल्यू निकालेंगे, जो मॉडल की, कि आपका मॉडल इतनी जब क्वांटिटी पे इतनी वेलोसिटी पे आपके पास मूव करेगा तब आपके पास प्रोटोटाइप जो मॉडल है वो आपके पास 50 की स्पीड से मूव करेगा। क्योंकि आपके पास मॉडल के लिए करैक्टरिस्टिक्स कुछ और हैं और प्रोटोटाइप के लिए करैक्टरिस्टिक्स कुछ और हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके ना, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास मॉडल के लिए आ गई, ये आपके पास प्रोटोटाइप के लिए आ गई, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से आप वी एम की वैल्यू निकालेंगे। वी एम की वैल्यू क्यों निकालें कि हम कितनी स्पीड पे मॉडल को मूव करें ताकि हम जो वी पी है ना प्रोटोटाइप मॉडल की वो हम वेलोसिटी निकाल सकें। तो इसलिए हमने वी एम की यहाँ से वैल्यू फाइंड की है और इसमें वैल्यूज पुट की है और 221 माइल पर हार आ गई है। तो अगर हमारा जो मॉडल है, जो हमने छोटा सा मॉडल बनाया, ये अगर 221 की स्पीड से मूव करता है तब जाके हमारा जो ओरिजिनल मॉडल बनेगा, ओरिजिनल कार बनेगी, वो आपके पास 50 की स्पीड से आपके पास मूव कर सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 110 में डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी। तो इस टॉपिक में कुछ भी यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कोई 2-4 चीज़ें वो आपको मैं करा देता हूँ। तो वही बात, फिर आपके पास बर्नौली क्वेश्चन आ गई, इसको नॉन डिमेंशनलाइज कैसे करना है। तो नॉन डिमेंशनलाइज करने के सारे हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ के आए हैं कि हमने इनको कैसे नॉन डिमेंशनलाइज करना है। तो रो के लिए आपके पास
ये डायमेंशन आ जाती है, सॉरी पी के लिए, रो के लिए ये डायमेंशन आ जाती है, वेलोसिटी के लिए ये डायमेंशन आती है, ग्रेविटी के लिए ये डायमेंशन आती है, जी के लिए ये डायमेंशन आती है। तो ये सारी हम पिछले एक मॉड्यूल में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए आपके पास फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, वेलोसिटी है, म्यू है और रो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 101 में ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वहाँ से ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 111 है आपके पास। यहाँ पे आपके पास डायमेंशन एनालिसिस के स्टेप हैं कि आप किसी भी डायमेंशनल चीज़ को डायमेंशनलाइज नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए आपके पास कितने स्टेप होंगे। तो ये आपने याद रखने, यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेप यूज़ होने हैं। तो इन स्टेप को आपने फर्दर आगे स्टडी करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या चीज़ है? स्टेप नंबर 1 आपके पास है कि आपके पास जितनी भी डायमेंशन यूज़ हो रही है ना, उनको आप लिस्ट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, डायमेंशन आ रही है, रो, म्यू, तो सारी इनको लिस्ट करें और इनकी तादाद काउंट करें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिए गए, तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास इनकी तादाद n = 5 आ गई है। तो पहला स्टेप आपके लिए ये होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप आपके लिए कुछ होंगी प्राइमरी फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है। जैसे कि आपके पास है मैस है, ठीक है, उसके बाद लेंथ है, टाइम है। तो ये 3 फंडामेंटल डायमेंशन जो पिछले मैंने आपको जो मॉड्यूल कराया, लेक्चर कराया था, उसमें तीसरी चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था। लेंथ और टाइम तो आपको बताया था। तीसरी चीज़ हम मास इसके एज प्राइमरी डायमेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम प्राइमरी डायमेंशन यूज़ करेंगे। तो इनके लिए हम देख लेंगे कि हमने इनको कौन से सिस्टम के लिए लेने हैं। तो ये 3 हम एज प्राइमरी डायमेंशन लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि हमारे पास लिस्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ ऑल पैरामीटर। जितने पैरामीटर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए हम तमाम पैरामीटर्स को लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है ना, तो फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम लिखेंगे। वेलोसिटी को भी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम और लेंथ और टाइम लिखेंगे। डायमेंशन तो आपके पास है, होती लेंथ है। रो के लिए मास और हमारे पास लेंथ आ जाएगी, म्यू के लिए मास और लेंथ इनटू टाइम आ जाएगी। तो सारी जो डायमेंशन आपके पास सेकेंडरी भी यूज़ हो रही हैं, उनको भी हम मास, लेंथ और टाइम की शक्ल में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे कि हम ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो सिलेक्ट सेट ऑफ आर डायमेंशनल। तो आर हमारे पास यहाँ पे इक्वल 3 होता है, क्योंकि हम 3 डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इसमें कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 5 पे हम क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर 5 में ये क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा इक्वेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट ये आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, ये लिखी हुई है, इसकी डायमेंशंस आ रही हैं, तो इनकी डायमेंशन को आपने 0 करना है। इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम आपने इनको 0 कर देना है कि इनको नॉन डायमेंशनलाइज बना देना है। जस्ट इतना यहाँ से आपने समझना है। स्टेप नंबर 6 में आपने क्या करना है? चेक टू सी दैट ईच ग्रुप ऑब्टेन्ड इज डायमेंशनलाइज्ड। आपने फिर चेक करना है कि आपका जो हर ग्रुप है ना, वो आपके पास नॉन डायमेंशनलाइज हो गया, ठीक है। नॉन डायमेंशनल मतलब डायमेंशनलेस हो गया। नॉन डायमेंशनल या डायमेंशनलेस एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये 6 स्टेप थे। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। फॉर एग्जांपल रेनॉल्ड्स नंबर के लिए ये फार्मूला है, तो ये 2 टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर आपके पास बेसिकली इक्वल होता है VL डिवाइडेड बाय म्यू ओवर रो। तो रो को भी आप पहले भी फर्स्ट डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं इस तरह, या आप म्यू और रो की जगह आप भी लिख सकते हैं। तो इस टर्म में भी आप रेनॉल्ड्स नंबर को लिख सकते हैं। उसके बाद मैच नंबर है। मैच नंबर हमने मिड टर्म में पढ़ा था कि मैच नंबर क्या चीज़ होती है किसी भी। ये मैच नंबर हमारे पास होता है वेलोसिटी ओवर c, ठीक है। तो मैच नंबर से हम किसी भी स्पीड को मेजर करते हैं कि सब सोनिक होती है, सोनिक होती है या हाइपरसोनिक होती है, ये वो वाली चीज़ है। उसके बाद फ्राउड नंबर के लिए वाला फार्मूला यूज़ होना है। उसके बाद वाइबर नंबर, ऑलर नंबर और इक्वेशन नंबर के लिए ये फार्मूले यूज़ होने हैं। तो जस्ट वो फार्मूले आप याद करें जिनकी आपके पास आती है कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, वो जस्ट आपने याद करने हैं। फॉर एग्जांपल ये रेनॉल्ड्स नंबर, मैच नंबर, फ्राउड नंबर आपने याद कर लेना है। उसके बाद ऑलर नंबर याद कर लेने के, इक्वेशन नंबर और वाइबर नंबर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 111। आई होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 112 के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।